नमस्कार बच्चों, श्री मंगल शिक्षण समिति मंगल विद्या मंदिर की हिंदी शिक्षकी श्रीमती अश्विनी। बच्चों, इस चित्र को देखकर आपको क्या लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सही, बहुत जोर से वर्षा आ रहा है और प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। बच्चों, आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, सोचकर बताइए ना। भारत देश में बहुत ज़्यादा वर्षा होने वाला प्रदेश कौन सा है? हाँ, बिल्कुल सही, मैंने पाठ का नाम दिया है ना, चेरापूंजी से आया हूँ। अर्थात चेरापूंजी में बहुत बारिश होता रहता है। इस पाठ के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले आप अपना पुस्तक निकालिए। पुस्तक निकाल दिया बच्चों? तो पेज नंबर 40 निकालिए। पहले हम इस पाठ का लेखक परिचय प्राप्त करेंगे। पाठ है चेरापूंजी से आया हूँ, यात्रा वृत्तांत, यानी कि लेखक यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। कवि परिचय अर्थात लेखक का परिचय इस प्रकार से है। नाम प्रदीप पंत, जन्मस्थल लखनऊ के अहलदीन उत्तराखंड में हुआ था। जन्म समय 24/1941 में हुआ था। उपन्यास जहाँ उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पुरस्कार साहित्य कृति पुरस्कार, व्यंग्यश्री सम्मान भी हुआ है। समझ में आ गया ना यहाँ आप लोगों को? तो इस पाठ के लेखक इस तरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अर्थात यहाँ घूमने जा रहे हैं। देखो, घूमने के लिए कार गाड़ी में किस तरह जा रहे हैं। लेखक प्रदीप पंत जी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अपनी यात्रा के बारे में बताने की कोशिश, संपूर्ण प्रयत्न किया है। इस पाठ का आशय इस प्रकार से है। देखो बच्चों, यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर मैं शब्दार्थ दी हूँ, उसके ऊपर नज़र डालिए। तो पहले दृश्य में मैंने दिया है, वहाँ पर बहुत सारे वाहन यानी कि गाड़ी चल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रदीप पंत जी भी वाहन में ही चेरापूंजी घूमने के लिए गए थे। बहुत ही सुंदर सा ही प्रदेश है। कभी भी आपको छुट्टी मिले या छुट्टी के दिनों में घूमने के लिए कहीं जाने के लिए आप लोग योजना कर रहे हैं तो ज़रूर चेरापूंजी जाइए। अभी पाठ शुरू करेंगे ना बच्चों। देखो, मेघालय यानी बादलों का घर कहते हैं इसे। मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। इस वाक्य को अंडरलाइन कीजिए आप। बादलों का यानी कि उमड़ते गुमड़ते हुए बादल बहुत वहाँ पर नजर आते हैं। वर्ष से पूर्व बादल जैसे बनते हैं ना, उसी से बादल हमेशा बने रहते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग एक हरा भरा पर्वतीय नगर, जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते गुमड़ते रहते हैं। उमड़ते गुमड़ते मतलब चारों ओर से गिरना, गिरना मतलब बारिश होने से पूर्व जिस तरह बादल बनते हैं, पूरा अंधियारा छाया रहता है ना, उसी तरह वहाँ पर रहता है। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर है, यानी कि चारों ओर पर्वत है, पेड़ है, पशु पक्षियाँ बहुत सारे वहाँ पर हमें दिखाई देता रहता है। आपके दूसरे दृश्य में मैंने दिया है, देखो किस तरह पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, हरियाली हरियाली हमें दिखाई दे रहा है, उसी तरह वहाँ पर रहता है। ऐसे हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले।
शायद कहीं पर भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। शिलंग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा बड़ा है। पटा, दरख्त मतलब पेड़, पूरे पेड़ से वहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ ऊंचा नीचा समर्पकार रास्ता, वहाँ पर संपर्ककार रास्ता, रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। रास्ते समर्पकार यानी कि अच्छे से सुंदर सा सफ़ेद रहने वाला वहाँ पर रास्ताएं आपके चित्र में दिखाई दे रहा है। देखो कहाँ पर भी गंदगी आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, पूरी तरीके से स्वच्छ रूप से हैं, दिखाई पड़ते हैं। बादल बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदा बूंदी। बूंदा बूंदी मतलब वर्ष, टिमटिमाती हुई वर्ष हम लोगों को दिखाई देता है। जोर से भी आता रहता है, कभी कभी टिमटिमाती हुई यानी कि बूंदा बूंदी जैसे वर्ष भी वहाँ पर आती रहती है। हर वर्ष वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है? वर्ष होता रहता है। हमारी जीप शिलंग से कितने किलोमीटर दूरी पर थे? 53 किलोमीटर दूरी चिरापुंजी की ओर बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। उनके 2 दोस्त यानी कि मित्रों के साथ किस तरह वार्तालाप हुआ है उसके बारे में यहाँ पर दिया है। लेखक यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्ष होती रहती है? क्योंकि आश्चर्यजनक, हमारे यहाँ तो 4 महीने क्या रहता है? गर्मी रहता है, 4 महीने बहुत ही ठंडा रहती है और 4 महीने वर्ष रहता है, इस तरह रहता है। लेकिन वहाँ तो बारिश आ रहा था, इसीलिए कौतूहलपूर्ण से वहाँ से पूछा गया, क्या यहाँ पर वर्ष होती ही रहती है? जी हाँ, संगमा कहते हैं, वहाँ पर रहने वाले अधिकारी कहते हैं कि जी हाँ, यहाँ पर पूरा साल क्या रहता है? वर्ष रहता है। आपको जानकर ताज्जुब मतलब आश्चर्य होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है। पनबिजली यानी कि पानी से बने हुए बिजली का वहाँ पर ज़्यादा तरीके से उत्पादन होता है। यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? हवा से भी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और ये तो सबको पता है पानी से ज़्यादा बिजली उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ पर पूरे साल में क्या रहती है? वर्ष होता रहता है, तो पन बिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। बहुत ज़्यादा बिजली यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पूरे साल वर्ष होता है तो बिजली की कोई आपत्ति आ नहीं पड़ती, लेकिन हम लोगों को बहुत आती है। गर्मी के दिनों में क्या नहीं रहता? बिजली ही नहीं रहता। बिजली मतलब क्या है? करंट नहीं रहता है, हम लोगों को दिक्कतें आन पड़ती है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है? बगल वाले राज्य को ये दान में दे देते हैं। देखो ऐसा, मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ, संगमा कहते हैं। वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा? मैं आश्चर्य से पूछा, कुतूहलपूर्ण से पूछा। देखो मैसूर दशहरा, उस दिन ही हम लोग मैसूर पैलेस को पूरी तरीके से सजाकर और करंट के मालाओं को उसके ऊपर ढालकर चमकता हुआ में देखते हैं हम लोग। उस दिन बिजली बहुत ज़्यादा चलता है, 9 दिन जो नवरात्रि रहती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर निकल जाती है करके हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं, हर साल वैसा रहता है, यानी कि पूरा साल उसी तरह से रहता है करके वहाँ पर पूछते हैं। क्योंकि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो एक एक जगह पर एक एक विशेषताएं वहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे बेंगलुरु में कौन सा विशेषता है? ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है ना बच्चों। तो उसी तरह हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। निहारते मतलब ध्यान पूर्वक देख रहे थे, कौतूहलपूर्वक हम लोग देख रहे थे। तो कोहरे से घिरी हुई है
3 पर्वतीय अंचलों में बांटा हुआ है मेघालय। 3 अंचलों में यानी कि 3 विभागों में बांटा हुआ है। बड़ा बड़ा पर्वतमालियाँ हम लोगों को वहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेघालय काशी पर्वत, इसको अंडरलाइन कीजिए बच्चों। 3 पर्वतमालियाँ यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा। पहला है काशी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, देखो, काशी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत 3 पर्वतमालियों में विभाजित किया गया है और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। कितने जिले हैं बच्चों? 5 जिले। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक अर्थात मातृ यानी कि माँ का सत्तात्मक। हमारे घरों में कैसा रहता है? पितृसत्तात्मक। जो पिता बोलते हैं वही हम लोगों के लिए लागू हो जाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं। माँ जो बोलती है वही लास्ट डिसीजन होती है, लेकिन हमारे घर में पिताजी का डिसीजन ही अंतिम रहता है, लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं है। मातृसत्तात्मक। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इसके नीचे भी आप अंडरलाइन कीजिए। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। देखो, दहेज कहकर हम लोग यहाँ पर देते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं है। यानी कि बेटों को क्या होती है, उनके पूर्वजों की संपत्ति पूरी तरीके से बेटों को हम लोग दे देते हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं। बेटों को ऐसे कुछ नहीं दिया जाता, पूरी संपत्ति बेटियों में दे देते हैं, या बहुत ज़्यादा बेटियां हो तो बंटवारा कर देते हैं। बंटवारा मतलब भाग करके उसको थोड़ा इसको थोड़ा दे देते हैं। समझ में आया? स्त्री का यहाँ वर्चस्व है, यानी कि बहुत ही गौरव है, इन्हीं का हुकूमत चलता है करके बोलते हैं ना। यह अहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। गुवाहाटी भी उससे बहुत ही नज़दीक में हमें दिखाई देता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती है और बेहिचक बतियाती दिखाई देती है। अर्थात यहाँ पर घर में बैठकर क्या नहीं करती स्त्रियां, खाना पकाना वगैरह कुछ नहीं करती, वो बाजार में जाकर खरीदारी, यहाँ पर भी होता है खरीदारी, लेन देन सब कुछ स्त्रियां भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा तरीके से वहाँ पर लड़कियों का ही हुकूमत यानी कि माँ का ही, स्त्रियों का भी हुकूमत चलता रहता है। शिलंग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहाँ मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब देखा था। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहाँ, जिसे माहिती बाजार कहते हैं। माहिती अर्थात मातृसत्तात्मक बाजार कहते हैं। पूरा स्त्रियों का ही बाजार है, यानी माँ का बाजार। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है, यानी कि बिक्री मतलब वहाँ पर बेचकर जो पैसे आते हैं ना उसे लेकर लौटते हैं। यहाँ पर हम लोग पिताजी बहुत कमाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर स्त्रियाँ यानी कि माँ वहाँ पर ज़्यादा कमाती दिखाई देती है। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है। कोई वर्ग भेद यानी कोई भी ऊंचा नीच ऐसे करके वर्ग भेद नहीं है, सारे एक करके वहाँ पर दिखाई देते रहते हैं। यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएगी। अमीर घर की यानी कि हम लोग बहुत ही अमीर है करके घर में कोई बैठता नहीं थे, वो सभी काम में लगे रहते हैं। और गरीब घरों की स्त्रियां भी तभी एक मोड़ निकालने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है, और इसी बाजार में भी दुकानों पर बैठी हैं महिलाएं, फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की।
हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो कोई भी हो, वो बड़ा वाला दुकान हो या छोटा वाला दुकान हो या चाय की दुकान हो या सोने की दुकान हो, जहाँ पर भी देखो वहाँ पर लड़कियाँ ही हमें दिखाई देता है। ज़्यादा तरीके से वहाँ पर बाज़ारों में क्या करती है, लड़कियाँ बिकरते हैं, यानी कि बेचते रहते हैं। सामान बेचना, खरीदना, ये सभी हुकूमत वहाँ पर किसका चलता रहता है बच्चों? लड़कियों का। अर्थात उसमें क्या ज़्यादा तरीके से मातृसत्तात्मक का राज्य वहाँ पर चलता है। समझ में आ गया ना? पाठ आपको बहुत ही सरल है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों कठिनाइयाँ हैं, इसीलिए आप लोग एक बार नहीं 2-3 बार इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। इस पाठ में आए हुए 2-3 वाक्य मैं दी हूँ। बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? संगमा कहते हैं मेघालय में खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य को दे देते हैं। यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त का बिजली उत्पादन होता रहेगा। और दूसरा, माहिती बाजार के बारे में 3 वाक्य लिखिए। यह बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, ध्यानपूर्वक लिखिए। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहाँ जिसे माहिती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार। दिन भर व्यापार बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं। गरीब तथा अमीर घरों की स्त्रियां इस माहिती बाजार में मिल जाएगी। समझ में आ गया? इस प्यारा तक आपको 2 ही प्रश्नोत्तर दिया गया है। द्वित शब्दों का पाठ में से चुनकर लिखो। द्वित यानी कि 2 शब्द जोड़ी पद कहकर संबोधित करते हैं ना, उसी तरह ऊंचा नीचा, रीति रिवाज, कल कल कल, चल चल, अगल बगल, ऊपर नीचे। सरल है ना बच्चों? तो ध्यान पूर्वक इसको लिखिए, पाठ पढ़िए। और इस तरह ही मैंने भाषा ध्यान दिया है। आगे में आप लोगों को संधि आ जाएगा। क्या है संधि? मतलब कॉर्नर नहीं बच्चों। संधि 2 वर्णों के मेल से उनके मूल रूप से जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह क्या कहते हैं हम लोग? संधि कहलाते हैं। 2 वर्ण मतलब अ आ इ ई उ ऊ, इस तरह आए हुए वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन। आपको पता है स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है। तो इसमें भी आने वाले ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर के अनुसार ही हम लोग संधि अलग अलग रूपों से परिवर्तित करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर संधि का विंगडन करते हैं। इसीलिए संधि का अर्थ है 2 वर्णों के मेल से उनके मूल रूप से जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। संधि में कितने भेद है? भेद मतलब प्रकार। कितने प्रकार है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 3 प्रमुख संधियों को हम लोग देख सकते हैं। स्वर संधि मतलब दीर्घ संधि आ सकता है, गुण संधि आ सकता है, इस तरह हम लोग विभाग करते हैं। व्यंजन संधि भी आता है और विसर्ग संधि भी आता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ स्वर संधि के भेद दिए हैं, यानी कि प्रकार दिए हैं। कितने प्रकार हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, रुद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इस तरह ही आप लोगों को एक चार्ट बनाना है। अपने क्लास वर्क का एक विभाग बनाना, व्याकरण का एक अलग विभाग बनाते हैं ना, यानी कि अपने बुक को विंगडन कीजिए। आधे क्लास वर्क के लिए, आधे आप लोग कहाँ पर लिखना है? व्याकरण विभाग लिखना है। जो मैंने संधि आप लोगों को प्रारंभ किया है इसी तरह आपको क्लास वर्क में लिखना है बच्चों। संधि मतलब कॉर्नर नहीं, 2 वर्णों के मेल से उनके मूल रूप से जो परिवर्तन या विकार आ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही, संधि कहलाते हैं। इसी तरह आपको लिखना है। और इसी तरह मैंने आपको गृह कार्य भी दिया है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बच्चों पहले आपको लिखना है लेखक परिचय, उसके बाद आपको लिखना है
शब्दार्थ और उसके बाद एक वाक्य और 2-3 वाक्य व्याकरण विभाग संधि अलग रूप से आपको लिखना है बच्चों। ध्यान पूर्वक मात्राएं लगाकर लिखिए। आपको एक प्रोजेक्ट भी दी हूँ, अर्थात कार्यविधि। चेरापूंजी की हरियाली के बारे में और वहाँ के सौंदर्य के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। पहले आपको एक चित्र लगाना है। सौंदर्य आप लोग क्या कर सकते हैं, पहाड़ों को बनाकर और उसके बीच में पानी की झलमल की क्या चित्र बनाकर, पक्षियों का चित्र बनाकर, बहुत ही उमड़ता हुआ बादल और घना पेड़ चित्र बनाकर, अच्छे से सुंदर सा चित्र बनाकर उसके महत्व के बारे में आप लोगों को प्रोजेक्ट बुक में लिखना है बच्चों। याद रहे, यह प्रोजेक्ट आपको लिखना ही है। अपने बुक में लिखिए और लिखा हुआ जो प्रोजेक्ट बुक उसका फ़ोटो निकालकर मुझे व्हाट्सएप में भेजना है बच्चों। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर सा, पहाड़ों वाले दुनिया में हम लोग घूम कर आए। केवल प्रदीप पंत जी नहीं, 9वीं कक्षा के सभी बच्चे हम लोग चेरापूंजी जाकर आ गए। तो आज का विषय चेरापूंजी आप लोगों को समझ में आ गया है करके मैं समझती हूँ। धन्यवाद।